पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। आपको बताना है कि जो खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और ये शरीर में ईंधन के शीघ्र एवं सरलता से उपलब्ध स्रोत हैं और ये शरीर में स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है। आपको बताना है कि जो साइनोवियल द्रव है वो इनमें से किसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जोड़ यानी ज्वाइंट में। बात करें साइनोवियल द्रव जो कि जोड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सीसा यानी लेड, जो कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः किसके कारण मर जाते हैं। बताना है कि जो सबसे ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं वो किसके कारण में डेथ हो जाती है उनकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जिगर पेट का कैंसर यानी अल्कोहल के अधिक मात्रा या सेवन से यकृत या पेट का कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपकी सफलता की गारंटी हमारी, एसएससी में सिलेक्शन की गारंटी भी हमारी और सफलता ना मिलने पर रिफंड की गारंटी भी अब हमारी। जी हाँ, बायजूस एग्जाम प्रेप आपको दे रहा है एसएससी एग्जाम में सफलता की गारंटी। तो देर ना करें, आज ही हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करें और एसएससी एग्जाम में अपनी सफलता की गारंटी पाएं, वरना पैसे वापस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। आपको बताना है कि जो नमक का आयोडीन का लोक स्वास्थ्य का मापदंड है वो क्या रोकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी घेंगा ग्वाइटर रोग। आपको बता दें कि आयोडीन की कमी से मानव को घेंगा रोग हो जाता है और यह गले का रोग है। हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण गले में सूजन आ जाती है और इसका कारण भोजन में आयोडीन की कमी होना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने एक ई बुक तैयार करवाया जो कि 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का है दोस्तों, जो कि आने वाले ग्रुप डी के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन है। तो आप इसे जरूर से जरूर ले लीजिए दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जितने भी 500 प्लस प्रश्न हैं संपूर्ण हल दोस्तों ट्रिक के माध्यम से बताया गया है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आपको बहुत ही सरल वे में बताया गया है। तो आप इसे जरूर से जरूर ले लीजिए। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है दोस्तों 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का। ऐसा दोस्तों कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो इस ई बुक से बाहर चला जाए। आप इसे भी जरूर से जरूर ले लीजिए क्योंकि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है उसका प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी थायराइड। आपको बता दें कि आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, अतः आयोडीन का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती हैं। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी लैक्टिक एसिड का जमाव। आपको बता दें जो पेशी तंतु होती है वो संकुचन बंद कर देने की दशा को शांति अवस्था यानी थकावट कहा जाता है और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमें थकान का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेरिब्रम किससे संबंधित है। आपको बताना है इनमें से जो सेरिब्रम है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क से। सेरिब्रम जो कि मस्तिष्क का अग्रभाग है और यह दो भागों में बटा
होता है और दोनों भाग कार्पस कैलोसम द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। सेरिब्रम जो कि ज्ञान, दूरदृष्टि, बुद्धिमत्ता आदि से संबंधित क्रियाओं का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतया वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है? आपको इनमें से बताना है कौन सा एंजाइम है जो मनुष्य में विद्यमान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रेनिन। रेनिन जो कि आपको बता दें कि जठर रस में दुग्ध प्रोटीन के पाचन हेतु रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और रेनिन आमाशय में अग्न्याशय से निकलता है। इसके साथ म्यूसिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम मिले होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। आपको बताना है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसका केंद्र इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम मेरुरज्जु भी कहते हैं, इसके मुख्य कार्य होते हैं क्या क्या? तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है और यह मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन भी करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? आपको बताना है कि जो कॉर्निया होती है वो मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नेत्र। कॉर्निया जो कि मानव के नेत्र में पाया जाता है और मानव शरीर में जब आँख का ऑपरेशन किया जाता है तो कॉर्निया को बदला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लार की प्रकृति होती है, 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो लार की प्रकृति होती है वो इनमें से कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अम्लीय होती है। यानी लार जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसका पीएच मान 6.8 होता है और जिसका रासायनिक विलयन का पीएच 7 से अधिक यानी 7 से कम वह अम्लीय होता है और जिस विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है और जिसका पीएच 7 के बराबर हो वो क्या होता है? तो उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फास्फोरस प्रमुखता से किस में पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से जो फास्फोरस होता है प्रमुखता से किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन में पाया जाता है। फास्फोरस जो कि हड्डियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है और यह प्रोटीन युक्त पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा इनमें से किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मटर। मटर में जो कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न्यूनतम होती है। बात करें दोस्तों आलू में तो इसमें 21.2 यानी पूरे 100 ग्राम में 21.2% होता है और मक्का की बात करें दोस्तों, मक्का की तो 74.3 होता है और केला की बात करें तो 22.84 होता है और मटर की बात करें दोस्तों तो मटर में 15.6 होता है प्रति 100 ग्राम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। न्यूरॉन इकाई है। आपको बताना है कि जो न्यूरॉन है इनमें से किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं और यह तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी एड्रेनल। बता दें कि एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एपिनेफ्रीन एवं नारेपेफ्रीन से हृदय पेशियों की संकुचनशीलता और उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है, फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक है। आपको बनाना है कि स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में पानी क्यों आ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हार्मोनी अनुक्रिया है। यानी स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी अर्थात लार आ जाती है, यह हार्मोनी अनुक्रिया है। और लार ग्रंथि से लार नामक तरल सीरमी निकलने लगता है और यह भोजन के पाचन में सहायक होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, ये असत्य है। आपको बता दें कि दूध में विटामिन B3, B7 इत्यादि होते हैं और विटामिन ए रेटिनाल की कमी से त्वचा सूखी एवं चकत्तेदार हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। आपको बताना है इनमें से प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीनो अम्ल के। आपको बता दें कि प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप जो ज्ञात होता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, और जो प्रोटीन केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं उन्हें सरल प्रोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयरन की। बता दें कि पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत हैं और सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। आयरन जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो इनमें से किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वसा। कोलेस्ट्रॉल जो कि वसा से संबंधित है और वसा के हृदय की धमनियों में आ जाने के कारण ही दिल का दौरा पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। आपको बताना है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। यानी विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप शरीर में फिलोक्विनोन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर रक्त स्राव के समय बनने वाला थक्का नहीं बन पाता है, जिससे रक्त स्राव नहीं रुक पाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आपको बताना है जो पाचन क्रिया होती है उसमें प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीनो अम्ल में। आपको बता दें कि जो पाचन क्रिया में प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एंजाइम मूल रूप से क्या हैं? आपको बताना है इनमें से एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटीन। एंजाइम जो कि मूल रूप से प्रोटीन होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा रस है जो भोजन में पाचन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पित्त रस। बता दें कि यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रावण होता है जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है और भोजन का पाचन कराता है। हालांकि इसमें कोई पाचन रस नहीं होता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो एक मनुष्य को 75 सेमी दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 75 सेमी दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइपरमेट्रोपिया। बता दें कि यदि मनुष्य को 75 सेमी दूर नहीं दिखाई पड़ने पर तो उसे हाइपरमेट्रोमिया नामक दृष्टि दोष होगा। और आपको बता दें कि हाइपरमेट्रोमिया को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण रोगी निकट की वस्तुएं ठीक से नहीं देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया रोग होता है वो किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी
उत्तल यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा। बता दें कि हाइपरमेट्रोपिया में रोगी को दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं किंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, और इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूर दृष्टि वाले दोष वाले आँख में आपको बताना है जो दूर दृष्टि वाले आँख होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। आपको बताया कि दूर दृष्टि दोष वाली आँखों में नज़दीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, अर्थात वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे अभिसारित होती हैं, इसलिए नज़दीक रखी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति 75 सेमी से कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को अपनी आंख से स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह किस रोग से पीड़ित है। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी इसके पहले मैंने बताया है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दीर्घ दृष्टि। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। आपको बताना है कि जो दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेमी। यानी सामान्यतः जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है और जिस मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि 25 सेमी से दूर है उसे दूर दृष्टि, एवं जिस मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि 25 सेमी से कम है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो दोस्तों। तो मायोपिया में होता है, आपको बताना है जो मायोपिया नामक रोग होता है उसमें क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो आपको बताना है जो मायोपिया होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। आपको बता दें मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल लेंस। बता दें कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किया जाता है, और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में और सोलर कुकर में तथा आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। आपको बताना है कि जो एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी परिस्थिति में। यानी आपको बता दें कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दर्पण से उतना ही पीछे पार्श्व परावर्तित, सीधा और आभासी होता है। इससे बना प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होता और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है पर्दा की। आपको बताना है कि जो पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या को पर्दा पर किसके द्वारा जाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवलोकन आकार के रूप में। यानी पिक्सेल को छाया तत्व भी कहा जाता है और यह अति छोटी इकाई होती है और छाया तत्व की जो सबसे छोटी छाया चित्र बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। आपको बताना है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए
कितनी न्यूनतम दर्पण की लंबाई की आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.75। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीट हुआ है दोस्तों। तो आपको बता दें कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। यानी अगर 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो उसे 0.75 यानी आधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? आपको बताना है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत, इन्फिनिटिव। यानी दो समतल दर्पणों के बीच स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है उनके बीच के कोण पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। यदि एक वस्तु को इन तीनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है कि दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं और यदि एक वस्तु को इन तीनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनंत, इन्फिनिटिव। बता दें कि अभी मैंने आपको बताया कि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हों तो उसके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वो हो जाएगी n बराबर 360/θ-1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दर्पण बनाने में से किसे उपयोग में लाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, बताना है कि दर्पण बनाने में इनमें से किसे उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सिल्वर नाइट्रेट। यानी दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में सिल्वर नाइट्रेट यानी इसका AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है जो प्रकाश का वेग था उसे सर्वप्रथम किसने मापा था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रोमर ने। जो प्रकाश का वेग था उसे रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था और रोमर ने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच के समयांतराल को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, आपको बताना है जो प्रकाश का रंग होता है उसको निश्चित कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है उसके द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश का दो अलग स्वरूप है, आपको बताना इनमें से प्रकाश का दो अलग स्वरूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश का विवर्तन जहां प्रकाश को कण के रूप में सिद्ध करता है वहीं परावर्तन से उसका तरंग रूप होना सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है, आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चुंबकीय क्षेत्र से। प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात से भी होकर चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ था है क्वेश्चन। आपको बताना है जो लाल रंग है वो नीले रंग से किस बात में भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी में। आपको बता दें कि सभी रंग एक दूसरे से आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा?
आपको बताना है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपरिवर्तित रहता है। यानी प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता और प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ताप बढ़ने पर भी प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। आपको बताना है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्लैक, काला। यानी जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, जिससे आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगर ज़मीन की फिजा न हो, अभी आकाश देखा, फिजा यानी धरती न हो तो आसमान नज़र आता है। आपको बताना है कि अगर ज़मीन की फिजा न हो तो आसमान कैसा नज़र आएगा। तो इसका ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी तारीख। बात करें अगर पृथ्वी का पर हवा यानी फिजा उपस्थित न हो तो आसमान का रंग काला यानी तारीक दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका कारण क्या है। आपको बताना है कि जब क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपवर्तन। आपको बता दें इसका कारण जो है वो अपवर्तन है और वायु के अपवर्तनांक के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से 1/2 डिग्री ऊपर दिखाई देता है और इस प्रकार सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है। आपको बताना है किसके कारण। जो समुद्र का रंग नीला किसके कारण नीला दिखता है, समुद्र का जल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको बता दें कि जब प्रकाश अणुओं, परमाणुओं व छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होता है। आपको बताना है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7। बता दें कि जो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं और जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन से है। आपको बताना है इनमें से जो कलर टीवी होता है उसमें प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीला, हरा और लाल। आपको बताया भी मैंने कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसमें नीला, हरा, लाल प्राथमिक रंग हैं, जो कि रंगीन टीवी में इन्हीं प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल बना होता है। आपको बताना है जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन होता है उसमें कटिंग टूल बना होता है और किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट का। आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन होता है में कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है और आइसोट्रोप गुण के कारण ईडीएम में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं और यह अन्य धात्विक इलेक्ट्रोड की तुलना में बेहतर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक तत्व है। आपको बताना है इन चारों में से कौन एक तत्व है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीरा, डायमंड, जो कि एक तत्व है और यह कार्बन का अपर रूप भी है। यह विद्युत का कुचालक होता है और इसके घनत्व की बात करें दोस्तों तो 3.5 G/cc होता है। डायमंड के एक्स किरण अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ है कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर किसी घोल की pH 7 से कम है तो वह घोल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अगर किसी घोल की pH जो है 7 से कम है तो वह घोल कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अम्लीय होगा, एसिडिक। यानी अगर किसी घोल का pH 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको बताना है जो वायुमंडल होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 21%। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है 21% होता है और नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों 78% होता है तथा शेष गैसें 1% होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहमापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है जो मोह मापनी होता है उसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कठोरता को। मोह मापनी का उपयोग धातुओं की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपको बताना है कि जो सोडियम होता है उसको किस में रखकर यानी रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। सोडियम जो कि बहुत ही क्रियाशील धातु है और जो जल एवं जल वाष्प से बहुत ही शीघ्रता से क्रिया करके जलने लगता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि यह वायु में उपस्थित नमी से क्रिया न कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फेल्सफार अयस्क है। आपको बताना है जो फेल्सफार है वो इनमें से किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। बता दें दोस्तों जो फेल्सफार होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और फेल्सफार का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है K2O.Al2O3.6SiO2। ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। और बात करें फेल्सफार किसका है तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। आपको बताना है इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटिनम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लेटिनम जो कि सर्वाधिक कठोर धातु है। अगर क्रम से देखेंगे दोस्तों तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो गया, उसके बाद अगर देखेंगे तो टंगस्टन होता है दूसरे नंबर पे, फिर लोहा होता है, उसके बाद सोना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप में तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बनाना है इनमें से कौन सी धातु है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा, कॉपर। आपको बता दें तांबा जो कि सर्वमान्य रूप से घरेलू साधनों में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग शुद्ध रूप में एवं विभिन्न मिश्र धातुओं के रूप में भी होता है और यह बहुत कम सक्रिय धातु होने के कारण घरेलू उपकरणों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक धातु प्रायः अतिचालकता करती है। आपको बताना है कि एक धातु प्रायः किसकी अतिचालकता करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्रायोजेनिक तापमान पर। आपको बता दें ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है अतिचालक या सुपरचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा उनका यह विशेष गुण अतिचालकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रयोग करने तथा औजारों बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। आपको बताना है कि जो वो सर्वप्रथम धातु कौन सी थी जिसका प्रयोग करने और औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर, तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई यह धातु है और इस धातु के बने उपकरण हड़प्पा संस्कृति में भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकीय है? आपको बताना है इनमें से कौन लौह चुंबकीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निकेल। और वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरे के पास लाए जाने पर तीव्रता से आकर्षित होते हैं तथा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। आपको बताना इनमें से कौन है जो विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन। बात करें क्लोरीन की तो एक तीव्र विरंजक गैस है और वह रंगीन कपड़ों व फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? आपको बताना है वह कौन सा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोरान। बात करें तो ऐसे पदार्थ जो धातु व अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं और इनकी संख्या दोस्तों 7 है। कौन कौन से है? तो बोरान है दोस्तों, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनियम है, एंटीमनी है, टेलीरियम है और पोलेनेरियम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भविष्य का ईंधन कौन सा है? आपको बताना है इनमें से जो भविष्य का ईंधन है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन। आपको बता दें कि अन्य ईंधनों की अपेक्षा हाइड्रोजन से प्राप्त प्रति इकाई क्षमता अधिक होती है तथा इसके प्रयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलता है और हाइड्रोजन ऊर्जा का सर्वाधिक शक्तिशाली स्रोत है जिससे सस्ता ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? ये भी मैक्सिमम बार में एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि जो पेंसिल का सिक्का यानी नोक होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेफाइट का। बता दें कि जो पेंसिल का सिक्का होता है ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है और कार्बन का एक अन्य अपर रूप हीरा भी है। ग्रेफाइट अपनी संरचना के कारण विद्युत का सुचालक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वायु श्वसन। बता दें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण वायु श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CO। CO की प्रकृति उदासीन है और यह स्वादहीन है और CO2 जो कि अम्लीय प्रकृति की है। और बात करें दोस्तों Na2O की और CaO की तो यह क्षारीय है क्योंकि ये धातु ऑक्साइड हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतया भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? आपको बताना है इनमें से जो भर्जन होता है वो किस अयस्क में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सल्फाइड अयस्क। आपको बता दें कि सांद्रित अयस्क अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट रिपीटेड भी है। आपको बताना है इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी यूरेनियम। बात करें तो धातुओं में यूरेनियम सबसे भारी धातु है क्योंकि इनका परमाणु भार 238 सबसे अधिक है, जबकि अन्य तीनों का जो परमाणु भार है इस प्रकार है। आपको बता दें कि जो यूरेनियम का परमाणु भार होता है मैंने बताया 238 होता है। अगर बात करें एल्यूमिनियम की परमाणु भार तो 27 होता है। तांबा की बात करें दोस्तों तो इसका 64 होता है और चांदी की बात करें तो 108 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है।
आपको बताना है ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम होता है उस कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गहन ऑक्सीकरण द्वारा। आपको बता दें कि एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने के काम आती है और इस ज्वाला का ताप बहुत अधिक होता है, इसलिए गहन ऑक्सीकरण के कारण धातु कट जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस निष्क्रिय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑर्गन गैस। ऑर्गन जो कि एक निष्क्रिय गैस है और यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील है और अक्रिय गैसों में सबसे पहले ऑर्गन की ही खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। आपको बताना है इनमें से उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोक। बता दें उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कोक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल हैं। आपको बताना है जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके प्रमुख संगठकों में क्या क्या शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाइव, सिलिका और एल्यूमिना। आपको बता दें सामान्य सीमेंट को ही पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है और उसके प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड हो गया 50 से 60% तक, उसके अलावा सिलिका हो गया 20 से 25% तक, एल्यूमिना हो गया 5 से 10% तक, उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% तक, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड जिसे मैग्नीशिया कहते हैं 1 से 2% तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नमी को सोख लेती है। आपको बता दें टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल नमी को सोख लेती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी लगातार करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।